स्टूडेंट्स, अब हम अपने कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में केमिस्ट्री को किस तरह से तैयार करना है, अब ये क्रैश कोर्स हम शुरू करते हैं। फिलहाल क्योंकि नीट एग्जामिनेशन आने वाला है, उसको टारगेट रख के इसको बनाया गया है। अदरवाइज यही कंटेंट, यही कोर्स जेई मेंस, जेई एडवांस और नीट एग्जामिनेशन सभी के लिए इक्वली एप्लीकेबल होगा। चाहे आप वीआईटी के पेपर में अपीयर हो रहे हैं या किसी और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, केमिस्ट्री की खास बात ही यही है कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो, केमिस्ट्री में कोई डिफरेंस नहीं आता। चाहे इंजीनियरिंग है, मेडिकल है, किसी स्टेट का मेडिकल इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन है, ये हमेशा सेम ही रहेगा। तो इसीलिए इर्रिस्पेक्टिव आप कौन से स्टेट, कौन से एग्जामिनेशन में तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए ये वीडियोस हर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में हेल्पफुल रहेंगे। तो यहां पर हम शुरुआत करेंगे जनरल फिजिकल केमिस्ट्री या फिजिकल केमिस्ट्री से, जहां हमें कुछ कंसेप्ट को शुरू से सीखना होगा। वीडियोस के दौरान आप कंसेप्ट्स को सीखेंगे, अपने नोट्स बनाएंगे और फिर लास्ट में, आज के दिन के लास्ट में आपको एक्सरसाइज पब्लिश की जाएगी। उन एक्सरसाइज को आप सॉल्व करके देखेंगे। अगर एक दिन में कराया गया पूरा काम आपने एज इट इज कर लिया, तब आपकी तैयारी बिल्कुल सही दिशा में, सही डायरेक्शन में मानी जाएगी। यहां हम कोई एक दो चीज इंपॉर्टेंट बता के नहीं आगे बढ़ेंगे। हम बेसिक्स को डेवलप करेंगे, कंसेप्ट्स को डेवलप करेंगे। कोई क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि वो पिछले एग्जाम्स में आ गया हो और वही एज इट इज अगले एग्जाम्स में आता चला जाए। अंदाजा जरूर हो सकता है, लेकिन ये कोई गारंटी नहीं है कि अगर मैं पिछले एग्जाम्स के क्वेश्चन को ही करके बता दूं आपको, तो वो आपकी तैयारी के लिए गारंटेड रहेगा, हरगिज नहीं। इसीलिए जरूरत है बेसिक्स डेवलप करने की। जितने कंसेप्ट्स क्लियर होंगे, बेसिक्स डेवलप होंगे, उतना ही आप बेटर से बेस्ट जाते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। एक्सरसाइज यहां से सॉल्व कर सकते हैं। जिन बच्चों के पास नोट्स हैं, जिन्होंने नोट्स लिए हैं, वो उन नोट्स के थ्रू भी इन सारी चीजों को सॉल्व कर पाएंगे। इतना आपको साथ साथ करना होगा। अगर इतना आप कर गए तो कम से कम केमिस्ट्री सब्जेक्ट आपका इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। तो हम शुरुआत करते हैं सबसे पहली चीज एटॉमिक मास से। एटॉमिक मास किसे कहा जाता है? जैसा कि नाम ही बताता है, मास ऑफ एटम इज कॉल्ड एज एटॉमिक मास। लेकिन एटम एक इतनी छोटी चीज है जिसे देख पाना पॉसिबल ही नहीं है, जिसे ना तो कभी देखा गया है और ना ही उम्मीद है कि आगे कभी देखा जाएगा। अब इतनी छोटी चीज का एटॉमिक मास मेजर करना हमारे लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, बहुत मुश्किल काम है। और शायद आप जानते होंगे, अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स एटम का साइज इंफिनिटी भी मानते हैं हम। तो ऐसी बहुत सारी लिमिटेशन हैं कि एटम का एक्चुअल मास बताना हमारे लिए डिफिकल्ट है, इम्पॉसिबल है। फिर भी साइंटिस्ट लोगों ने कुछ डिफरेंट मेथड्स सॉर्ट आउट किए और उन मेथड के जरिए डिफरेंट टाइप ऑफ एटॉमिक मासेस का जिक्र किया। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं, हमारे पास रिलेटिव एटॉमिक मास होगा, एवरेज रिलेटिव मास होगा, अप्रॉक्सीमेट एटॉमिक मास होगा, एग्जैक्ट एटॉमिक मास होगा, ग्राम एटॉमिक मास होगा। एटॉमिक मास 5 तरह का: रिलेटिव, एवरेज रिलेटिव, अप्रॉक्सीमेट, एग्जैक्ट, ग्राम एटॉमिक मास। इस तरह से बेसिक्स तैयार करोगे तो चाहे क्वेश्चंस कहीं से भी आए, कैसा भी आए, प्रीवियस में आया है, नहीं आया है, आप कभी भी मात नहीं खाएंगे। और इसी तरह से आगे आपको बढ़ना चाहिए। रिलेटिव एटॉमिक मास का मतलब है कार्बन 12 के विद रेस्पेक्ट जो किसी भी एटम का एटॉमिक मास बताते हैं, उसे उसका रिलेटिव मास कहा जाता है। क्योंकि एटम बहुत छोटा हुआ करता था, उसको देखना पॉसिबल नहीं था, तो शुरुआत में कार्बन के विद रेस्पेक्ट एटॉमिक मासेस को कैलकुलेट किया गया और इन्हें रिलेटिव एटॉमिक मास कहा गया।
जैसे मालूम पड़ा कि कोई सब्सटेंस कार्बन के सैंपल का डबल वेट कंसिस्ट करता है, तो कार्बन का एटॉमिक मास 12 मान लिया गया। दूसरा सब्सटेंस डबल वेट कंसिस्ट करता है, तो उसका एटॉमिक मास कार्बन का डबल यानी 24 कंसीडर कर लिया गया। सपोज कहा गया सब्सटेंस X है और कार्बन है, दोनों का इक्वल वेट लिया। कार्बन का वेट 4 ग्राम आता है, सब्सटेंस का वेट 2 ग्राम आता है, तो मालूम पड़ा कि सब्सटेंस का वेट कार्बन से आधा है, कार्बन से हाफ है। कार्बन का एटॉमिक मास अगर 12 है तो सब्सटेंस का कितना होगा? 6 होगा। तो रिलेटिव मास विद रिस्पेक्ट टू कार्बन 12 कंसीडर किया गया और इस तरह से एटॉमिक मासेस को फाइंड आउट करने की कोशिश की गई। जैसे हम जानते हैं हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 हो गया, कार्बन का 12 हो गया, मैग्नीशियम का 24 हो गया। इस तरह से रिलेटिव एटॉमिक मासेस को फाइंड आउट किया गया। फिर आता है एवरेज रिलेटिव मास। एवरेज रिलेटिव मास आइसोटॉप्स के केस में फाइंड आउट किया जाता है। ये आइसोटॉप्स के केस में बताया जाता है। जैसे आप जानते हैं क्लोरीन 35, क्लोरीन 37, क्लोरीन के 2 आइसोटॉप हैं। अब जब आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो आप क्लोरीन का कौन सा एटॉमिक मास कंसीडर करेंगे? आप 35 कंसीडर करेंगे, 37 करेंगे। आधे स्टूडेंट्स 35 लेंगे, आधे 37 लेंगे, तो यहां पर तो प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी और कैलकुलेशंस का जवाब सही नहीं आएगा। तो इसी केस में एवरेज रिलेटिव मास लिया गया कि जहां पर भी आइसोटॉप्स थे हम इसका एवरेज निकालते थे। और एवरेज रिलेटिव मास कैसे होता था? एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट इनटू इट्स अबंडेंस, एटॉमिक मास ऑफ सेकंड इनटू इट्स अबंडेंस डिवाइडेड बाय सम ऑफ अबंडेंस। सम ऑफ अबंडेंस। अबंडेंस का मतलब है कि हमारे एटमॉस्फेयर में उस आइसोटॉप की कितनी परसेंटेज है। जैसे मालूम पड़ा क्लोरीन 35, 75% क्लोरीन का क्लोरीन 35 होता है, 25% क्लोरीन 37 होता है। तो अगर हमें क्लोरीन का एवरेज निकालना हो तो हम क्या कहेंगे? एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट 35, अबंडेंस 75, एटॉमिक मास ऑफ सेकंड अबंडेंस 25 डिवाइडेड बाय सम ऑफ अबंडेंस 75 प्लस 25, और इस तरीके से आप 35.5 ये इसका एवरेज एटॉमिक मास आएगा। तो एवरेज एटॉमिक मास कहां फाइंड आउट किया जाएगा? जहां आइसोटॉप्स एग्जिस्ट करेंगे। यहां एक पॉइंट नोट कर लीजिएगा कि अगर एटॉमिक मास फ्रैक्शन में है तो इसकी बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि वो एलिमेंट आइसोटॉप्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ जाएगा कि आपसे कह दिया आपके पास एलिमेंट X एटॉमिक मास 2, Y 12, Z 13.5, बताएं इनमें से कौन आइसोटॉप्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो जहां जिसका एटॉमिक मास फ्रैक्शन में होगा वो आइसोटॉप्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। साथ के साथ नोट्स बनाते जाइएगा। इसमें किसी भी तरह का आलस नहीं करेंगे, क्योंकि कई बार हमें लगता है कि चीजें हमें आती हैं लेकिन सही टाइम पे आप उस चीज को भूल जाते हैं। ये कोर्स है, हम क्रैश कोर्स की फॉर्म में इसे कर रहे हैं, इस किसी इंफॉर्मेशन की फॉर्म में नहीं। तो इसे आपने बिल्कुल अपनी क्लास बिहेवियर की तरह कंसीडर करना होगा। तो इस तरीके से रिलेटिव एटॉमिक मास फाइंड आउट किया गया और फिर एवरेज रिलेटिव मास, और इसके बेसिस पे क्या क्वेश्चन आया वो हमने देखा। अप्रॉक्सीमेट एटॉमिक मास ये मेटल और सॉलिड एलिमेंट के लिए फाइंड आउट किया जाता है, हर एक के लिए नहीं, मेटल और सॉलिड के लिए। और एक्सेप्शंस में ध्यान रखेंगे बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, सिलिकॉन, इनके अलावा जितने भी मेटल या सॉलिड हैं उनके लिए अप्रॉक्सीमेट एटॉमिक मास का इस्तेमाल किया जाता है। डुलन्स और पेटाइट्स लॉ भी इसको कहा जाता है। तो डुलन्स और पेटाइट्स लॉ कहां एप्लीकेबल होगा? मेटल और सॉलिड में, एक्सेप्ट दीज, इस बात को याद रखना। और डुलन्स और पेटाइट लॉ में यह कहा गया कि एटॉमिक मास, जिसे हम अप्रॉक्सीमेट एटॉमिक मास मान रहे हैं, इनटू स्पेसिफिक हीट इज इक्वल टू
6.4। डुलन्स और पेटाइट्स लॉ में कहा गया द प्रोडक्ट ऑफ अप्रोक्सीमेट एटॉमिक मास एंड स्पेसिफिक हीट इज इक्वल टू 6.4 और अप्रोक्सीमेट एटॉमिक मास इज इक्वल टू 6.4 डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक हीट। तो अगर आपको स्पेसिफिक हीट दी गई है तो आप उसमें इस फार्मूले की हेल्प से अप्रोक्सीमेट एटॉमिक मास फाइंड आउट कर सकते हैं। स्पेसिफिक हीट किसे कहा जाता है? थर्मोडायनेमिक्स में आप सीखेंगे अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ ए सब्सटेंस बाय 1 डिग्री। किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाना है, जो हीट देनी चाहिए, जो हीट देनी पड़ती है, उसे स्पेसिफिक हीट कहा जाता है। सभी पॉइंट्स साथ साथ नोट होते रहें, ध्यान रखना। अब जैसे क्वेश्चन कहा कि एलिमेंट X स्पेसिफिक हीट है 0.4 इसकी स्पेसिफिक हीट है। अप्रोक्सीमेट एटॉमिक मास बताना है, क्या होगा? सो यू कैन अंडरस्टैंड 6.4 0.4 कैंसल आउट हुआ और यहां से आप इसको सॉल्व कर लेंगे और आपका जवाब आ जाएगा दिस इज 1, 2 बचा, दिस इज इतना, और इस तरह से आप बाकी कैलकुलेशन कर लेंगे और इसका आप अप्रोक्सीमेट एटॉमिक मास बता सकते हैं। तो इस तरह से अप्रोक्सीमेट एटॉमिक मास कहां एप्लीकेबल हुआ? मेटल और सॉलिड में। इसमें क्वेश्चन आता रहा है कि इनमें से कहां डुलन्स और पेटाइट लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा, तो मेटल और सॉलिड एलिमेंट में होगा एक्सेप्ट दीज, ये याद रखें। एग्जैक्ट एटॉमिक मास का वही फार्मूला जिससे पीरियोडिक टेबल डेवलप हुई, पीरियोडिक टेबल को बनाया गया, और एग्जैक्ट एटॉमिक मास का फार्मूला आप याद रखेंगे दिस इज इक्वल टू वैलेंसी इनटू इक्विवेलेंट मास। अगर हमें किसी की वैलेंसी पता है, इक्विवेलेंट मास पता है, हम एग्जैक्ट एटॉमिक मास बता सकते हैं, क्या रहेगा? जैसे कहा गया ट्राइवेलेंट एटम है और इसका इक्विवेलेंट मास 9 है, बताओ एग्जैक्ट एटॉमिक मास क्या होगा? ट्राइवेलेंट है तो वैलेंसी 3, इक्विवेलेंट मास 9, तो ये हो गया 27। और इसी तरह से इस फार्मूले का इस्तेमाल वैलेंसी फाइंड आउट करने के लिए भी किया जाता है, और वैलेंसी क्या होगी? एग्जैक्ट एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास। इस तरह से हम वैलेंसी भी निकाल पाएंगे। किसी एलिमेंट का आपको इक्विवेलेंट मास दे दिया और आपसे कहा कि वैलेंसी बताओ, चार्ज बताओ, क्या होगा? जैसे आपसे कहा कि एल्यूमिनियम का इक्विवेलेंट मास 9 है, बताओ वैलेंसी क्या होगी? अब एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास कितना होगा? 27, और इक्विवेलेंट मास क्या हो गया? 9, तो 27/9 आपके पास आपका जवाब आ जाएगा कि वैलेंसी वहां पर 3 होगी। तो इस तरह से आप एग्जैक्ट एटॉमिक मास का फॉर्मूला याद रखेंगे। किसी भी तरह के न्यूमेरिकल में कहीं भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ग्राम एटॉमिक मास, आप कहते हैं एटॉमिक मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम, इसे ग्राम एटॉमिक मास कहा जाता है। कि किसी भी एटॉमिक मास को आप ग्राम में लिख दो, ग्राम एटॉमिक मास कहा जाएगा। क्या यही डिफरेंस रहेगा? हरगिज नहीं। ध्यान रखेंगे आप, ग्राम एटॉमिक मास is the mass of Avogadro number of atom. It is the mass of Avogadro number of atom. उसे ग्राम एटॉमिक मास कहा जाएगा। जैसे मैं कहता हूं कार्बन का एटॉमिक मास 12 AMU है और ग्राम एटॉमिक मास 12 ग्राम, तो कार्बन के 12 ग्राम के अंदर इतने सारे एटम प्रेजेंट होंगे। आपसे पूछ सकते हैं कि भाई ये बताओ कि एटॉमिक मास और ग्राम एटॉमिक मास में डिफरेंस क्या है? तो हम क्या कहेंगे? एटॉमिक मास इज द रिलेटिव मास ऑफ वन एटम एंड ग्राम एटॉमिक मास इज द एक्चुअल मास ऑफ एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम। ये आप याद रखेंगे। अगर कभी भी आपको मास ऑफ वन एटम निकालना हो तो वन एटम का मास क्या होगा? ग्राम एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। इस तरह से आप वन एटम का मास निकालेंगे। इंपॉर्टेंट मार्क कर लेंगे इस फॉर्मूले को, जरूरत पड़ेगी डिफरेंट टाइप ऑफ कैलकुलेशन में। एक एटम का एटॉमिक मास इस तरह से फाइंड आउट किया जाएगा। तो ऐसे हमने रिलेटिव मास, एवरेज रिलेटिव मास, अप्रोक्सीमेट, एग्जैक्ट, ग्राम एटॉमिक मास के बारे में सीखा।
इन्हें क्या क्या कहा जाता है, एटसेट्रा। एक और चीज यहां पर सीखना है, पॉइसन्स रूल इसे कहा जाता है और ये भी एटॉमिक मास मेजर करने में आपके लिए हेल्पफुल होगा। पॉइसन्स रूल हमें सीपी और सीवी के रिलेशन को बताता है। थर्मोडायनेमिक्स में आप सीखेंगे मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इस रेशियो को हम गामा के नाम से जानते हैं, पॉइसन्स रूल इसको कहा जाता है। अगर ये रेशियो 1.66 के अराउंड आता है तो एटॉमिसिटी मानी जाती है 1। एटॉमिसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ एटम इन अ मॉलिक्यूल। नंबर ऑफ एटम इन अ मॉलिक्यूल इसे एटॉमिसिटी कहते हैं। जैसे सल्फर की एटॉमिसिटी 8 होती है, तो अगर सीपी और सीवी का रेशियो 1.6 आता है तो एटॉमिसिटी 1 होती है। अगर ये रेशियो 1.40 आता है तो एटॉमिसिटी 2 होती है। 1.33 आता है एटॉमिसिटी 3 होती है और अगर ये 1.26 आता है एटॉमिसिटी 4 होती है। तो इस तरह से हम एटॉमिसिटी का पता लगा सकते हैं कि अगर हमारे पास सीपी और सीवी का रेशियो है तो एटॉमिसिटी क्या होगी, ये हम पता लगा सकते हैं। जैसे सपोज आपसे कहा गया कि आपके पास एलिमेंट X है और इस एलिमेंट का मॉलिक्यूलर मास आपको दिया गया है 32। आपको बताना है एटॉमिक मास क्या होगा। मॉलिक्यूलर मास दिया गया है 32, एटॉमिक मास बताना है क्या होगा। Cp है 2.80, Cv है 2, एटॉमिक मास बताना होगा। तो Cp दिया गया है, Cv दिया गया है, मॉलिक्यूलर मास है, एटॉमिक मास बताना है। तो हमें यह पता लगाना होगा कि एटॉमिसिटी कितनी है। पहले Cp और Cv की वैल्यू से हमने गामा की वैल्यू को फाइंड आउट किया। Cp है 2.80, सो दिस इज 2.80 बाय 2, 1.40। अगर ये रेशियो 1.40 आता है तो इसका मतलब क्या होगा, एटॉमिसिटी वहां पर 2 हो जाएगी। और एटॉमिसिटी अगर वहां पर 2 हो जाएगी तो आप समझ सकते हैं एटॉमिक मास इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एटॉमिसिटी। मॉलिक्यूलर मास था यहां पर 32, एटॉमिसिटी 2, तो एटॉमिक मास कितना आ गया, 16 आ गया। तो इस तरीके से कैसी भी प्रॉब्लम रहेंगी आप पॉइसन्स रूल को यहां पर ध्यान रखेंगे और पॉइसन्स रूल के अकॉर्डिंगली आप इस चीज की कैलकुलेशन कर सकते हैं और ये सारी की सारी चीजें बता सकते हैं। तो अभी हमने जितने तरह के एटॉमिक मासेस बताए वो सभी शॉर्ट नोट्स में तैयार रहें। जिस तरह के क्वेश्चन बताए वो भी शॉर्ट नोट्स में तैयार रहें। और आज लास्ट में जो हम क्वेश्चंस लास्ट वीडियो के अंदर देंगे वो सभी क्वेश्चंस आपने यहां पर इस तरह से सॉल्व करने होंगे। तो देखते रहिए, तैयारी करते रहिए और थोड़े थोड़े सेगमेंट्स में अपने एग्जामिनेशन के लिए पढ़ते रहिए।